नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें हमने पिछली क्लास में महाजनपद काल के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मगध के उत्कर्ष में हम जितने भी मगध में राजवंश हुए हैं, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन सभी वंशों के बारे में पढ़ेंगे और इसका भी कारण जानेंगे कि 16 महाजनपदों में से केवल मगध ही ऐसा महाजनपद क्यों था जो सबसे शक्तिशाली था और इस पे ही इतने सारे वंशों ने क्यों राज किया। इन सभी के बारे में हम इस क्लास के अंतर्गत जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और प्राचीन भारत के इतिहास से या मगध से बनने वाला कोई एक सिंगल प्रश्न भी आप अपनी परीक्षा में नहीं छोड़ पाओगे इस क्लास को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर है हमारा प्राचीन भारत में मगध 16 महाजनपदों में से एक था। जी हाँ दोस्तों, जो हमने प्राचीन भारत में 16 महाजनपद पढ़े उसमें से एक कौन था? मगध था, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाभारत काल के समय प्राचीन मगध साम्राज्य में बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। जरासंध जो था, जरासंध बृहद्रथ का पुत्र ही था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने महाभारत में देखा भी होगा, जरासंध का युद्ध हुआ है उसमें। तो इससे हमें महाभारत से पता लगता है कि मगध में एक बृहद्रथ वंश का शासन भी है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक हमें प्रमाण नहीं मिला है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो गिरिव्रज, या इसको हम राजगिरा कहते हैं, यह इसकी राजधानी थी। मगध का अगर पहले उल्लेख की बात करते हैं तो अथर्ववेद में सबसे पहले मगध का उल्लेख मिला है कि मगध साम्राज्य जो है अथर्ववेद के द्वारा हमें पता लगा है। अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो आप मैप में देख भी सकते हैं। मैं आपके लिए आसानी करने के लिए आपके सामने मैप भी लेकर आया हूँ। ये एरिया जो था ये मगध का ये वर्तमान में स्थिति है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का एरिया और बिहार का एरिया, और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल का एरिया। तो मगध जो है उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल के एरिया में था, जो कि वर्तमान में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मगध के शक्तिशाली होने के जो प्रमुख कारण थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। विस्तृत उपजाऊ मैदान। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे अधिक यहाँ का मैदान था वो बहुत बड़ा मैदान था और उपजाऊ था। खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी। प्राकृतिक सुरक्षा थी। जी हाँ दोस्तों, अगर प्राकृतिक सुरक्षा की बात करते हैं तो प्राकृतिक सुरक्षा इसके दक्षिण में जो है विंध्याचल पर्वत, और उत्तर में आप सभी लोग जानते होंगे हिमालय पर्वत के भाग, और इनकी कुछ नदियों से ये घिरा हुआ था, इसलिए यह सबसे शक्तिशाली था। कोई भी राजा इस पर आक्रमण नहीं कर सकता था, इसलिए ही मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी, जो कि इसकी प्राकृतिक सुरक्षा थी। व्यापार में वृद्धि होती थी। व्यापार में वृद्धि इसलिए होती थी, जैसे आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, मगध से होकर ही जो रास्ते थे, एक मार्ग था बहुत बड़ा जो मगध से होकर ही गुजरता था। तो उस मगध रास्ते के द्वारा जो टूरिस्ट आते थे या कोई व्यापारी आते थे तो मगध से होकर गुजरते थे। तो सबसे बड़ा व्यापार का स्रोत क्या हो गया था? मगध हो गया था। अगर कृषि में लोहे का उपयोग, यहाँ दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको लोहे के उपयोग के बारे में बता दिया है। कृषि में लोहे के नए नए औजार जो थे वो मगध में इसके उत्कर्ष का कारण बने। अधिक वन क्षेत्र, धान की रोपाई पद्धति का विकास, ये सब मगध के शक्तिशाली होने का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मगध साम्राज्य, जो कि 544 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक इसके शासन करने वाले वंशों की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या फिर मौर्य वंश। आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हंसना मना है, इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें कुछ मौर्य उत्तर काल में हम पढ़ेंगे, जैसे शुंग, कण्व और सातवाहन वंश जो है ये बाद में ये भी मगध साम्राज्य में ही थे, लेकिन हम इसको मौर्य उत्तर काल में पढ़ेंगे, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक था। हर्यक वंश के अगर हम सम्राटों की बात करते हैं या राजाओं की बात करते हैं तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक ये हर्यक वंश के कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार की बात करते हैं तो इसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी की बात करते हैं तो गिरिविरज इसकी प्रारंभिक राजधानी थी, और इसके बाद इसने अपनी राजधानी को राजगिरह बना लिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत के इतिहास के सबसे बड़े शासनकाल की बात करते हैं तो बिंबिसार का शासनकाल 52 वर्ष का था, 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक, जो कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल है। बिंबिसार ने राज्य विस्तार करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। जी हाँ दोस्तों,
बिंबिसार जो था विवाह संबंधों का सहारा लेता था। अगर उसको अपने राज्य का विस्तार करना था तो अलग अलग राज्यों से या अलग अलग महाजनपदों से वहाँ से विवाह संबंध बनाता था और उसे अपने अधीन कर लेता था। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने महाकोसला से विवाह किया, जो कि कौशल नरेश पिरसेनजीत की बहन थी, और इसको कांसी दहेज में मिला। अगर कांसी की बात करते हैं तो दहेज का पहला उदाहरण भारत में हमें देखने को मिलता है कि कांसी को दहेज में दिया गया पिरसेनजीत के द्वारा महाकोसला के विवाह में, जो कि बिंबिसार से हुआ था। दूसरा विवाह इन्होंने चेलना से किया, जो कि चेटक की पुत्री थी। और तीसरा क्षेमा, जो कि भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी, जो कि पंजाब के एरिया में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है हमारा, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को राजा बनाया। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को राजा बना दिया। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी चेलना, उसके कहने पर उसने जैन धर्म को अपना लिया था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जो थे, जो वहाँ के डॉक्टर थे उस टाइम के, जीवक, उन्होंने जो अवंती के राजा प्रद्योत थे उनके पास इलाज के लिए उनको भेजा था, क्योंकि जो अवंती के राजा प्रद्योत थे वो एक पांडु रोग से ग्रसित थे। और राजवैद्य की अगर जीवक की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के अंतिम दिनों में उनकी सेवा के लिए जीवक गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके और गद्दी पर बैठा। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो इसलिए हम हर्यक वंश को पितृहंसा वंश के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रख लेना है। आगे पढ़ते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु के अगर शासनकाल की हम बात करें तो 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक था। इसका नाम कुणिक था, या इसको हम प्रथम पितृहंता के नाम से भी जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व में इसी के समय पर हुई थी। काशी के लिए जो पिरसेनजीत से संघर्ष हुआ, जी हाँ दोस्तों, अजातशत्रु ने काशी के लिए पिरसेनजीत से संघर्ष हुआ, जिसमें अजातशत्रु विजयी हुआ और उस वजीरा से उसका विवाह हुआ, जो कि पिरसेनजीत की पुत्री थी। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु जो हुई वो अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुई। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में जो चार दीवारी है उसका निर्माण कराया और वज्जी को मगध में मिला लिया। और जब वज्जी को मगध में मिलाया, उसके युद्ध में इसने रथ समूल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपको ये याद रख लेना है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा उदयन। जी हाँ दोस्तों, उदयन को हम द्वितीय पितृहंता कहते हैं, क्योंकि इसने जो है अजातशत्रु की हत्या कर, जो कि इसके पिता थे, वह गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इनकी राजधानी राजगृह थी, लेकिन इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसको राजधानी बनाया। उदयन के अगर पुत्रों की बात करते हैं तो 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। लेकिन नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि हर्यक वंश का अंतिम शासक क्या था, नागदशक था। और नागदशक की हत्या किसने की थी, उसके ही मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी, जिसकी वजह से एक नए वंश की स्थापना हुई, शिशुनाग वंश की। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर शिशुनाग वंश आपके सामने है। इसके संस्थापक की बात करते हैं तो शिशुनाग, मैंने अभी आपको बताया, जो कि नागदशक का मंत्री था, उसने उसकी हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की, जो कि इसका शासनकाल 412 ईस्वी से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक था। इसकी राजधानी इसने वैशाली बनाई थी। अगर कालाशोक की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति जो है 383 बीसी में कालाशोक के शासनकाल में हुई। कालाशोक ने पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। पाटलिपुत्र को इसने पुनः अपनी राजधानी बना लिया, लेकिन जो शिशुनाग था उसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। इसने दोबारा से पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है हमारा नंदीवर्धन, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या महापद्म नंद ने छुरा भोग कर दी थी। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। नेक्स्ट हम नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। नंद वंश 344 बीसी से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक था। अगर इसकी संस्थापक की बात करते हैं तो अभी आपको मैंने बताया, महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी नंद वंश की। अगर हम महापद्म नंद के अन्य नाम की बात करते हैं तो इसका नाम उग्रसेन, एकराट, सर्व क्षत्रांतक और भार्गव के नाम से इसको हम जानते हैं। यह अपने आप को परशुराम का दूसरा अवतार कहता था। अगर इसके समकालीन की बात करते हैं तो जो प्रसिद्ध लेखक है पाणिनि, इसके समकालीन थे। इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। एकराट इन्हें इसलिए कहा जाता था, जी हाँ दोस्तों, महापद्म नंद को एकराट इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने कलिंग को जीतकर यह उपाधि धारण की थी। सर्व छत्रांतक का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ये आपको याद रख लेना है। नंदवंश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है और बहुत ही क्रूर शासक भी है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो जिसका नाम है घनानंद।
घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। इसे अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में भारत में हुआ, जो इसकी घनानंद के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, इसने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित करके निकाल दिया था। वो इसलिए दोस्तों, जब आचार्य चाणक्य जी को पता चला कि जो दक्षिण पश्चिम से एक राजा जिसका नाम सिकंदर है वो भारत में आक्रमण करने वाला है, तो आचार्य चाणक्य घनानंद के दरबार में जाते हैं और उससे कहते हैं कि इस प्रकार से कोई सिकंदर नाम का व्यक्ति भारत में आक्रमण करने वाला है। उनको सतर्क करने जाते हैं, लेकिन घनानंद एक बहुत ही क्रूर राजा था। उसने अपने अहंकार में चाणक्य को अपमानित किया और उसे अपने दरबार से निकाल दिया, जिस कारण से चाणक्य ने वहीं पर कसम खाई कि जो घनानंद है उसको मगध की गद्दी से उखाड़ फेंकेगा, और उसने अपने एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इस मौर्य वंश को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सेशन अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।